हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 32 लेके आए हैं जो कि अग्निवीर जीडी परीक्षा के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जबकि देखिए वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो गोलकुंडा किला पड़ता है किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका तेलंगाना में। ठीक है, बात करें गोलकुंडा की, तो जो गोलकुंडा की खान है, यानी जो गोलकुंडा खान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से क्या निकलते हैं? तो हीरे निकलते हैं। आपने एक हीरे का नाम सुना होगा, उसका नाम क्या है? कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर जो हीरा निकला था वो किसकी खान से निकला था? तो गोलकुंडा की खान से निकला था। ठीक है, जो वर्तमान में कहाँ पर है? ये आपका लंदन में भी वर्तमान में रखा हुआ है। ठीक है, निकला कहाँ से था? गोलकुंडा की खान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में सहायक संधि की शुरुआत करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो तो आपका डुप्ले था। ठीक है, डुप्ले कौन था? ये फ्रांसीसी गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? तो बेलेजिनी ने सबसे ज्यादा प्रयोग किया था। तो इसलिए इसी को ही क्या मानते हैं? इसी को सहायक संधि का जनक माना जाता है। लेकिन जो सबसे पहले जो सहायक संधि का प्रयोग किया था, मतलब जो शब्द का प्रयोग किया था वो किसने किया था? डुप्ले ने किया था। लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया था? तो बेलेजिनी ने सबसे ज्यादा प्रयोग किया था सहायक संधि का। और सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो प्रथम राज्य था हैदराबाद। यानी हैदराबाद वो पहला राज्य था जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बल के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह, वो कौन से बल के कारण लगाते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सारे ग्रह एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री कौन थे? तो पहले वित्त मंत्री जो थे वो कौन थे? आर के षणमुखम शेट्टी थे, जो पहले वित्त मंत्री थे। बात करें जगजीवन राम की, ये पहले कौन थे? ये पहले आपके श्रम मंत्री थे। फिर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो ये पहले आपके गृह मंत्री थे। इसके अलावा कुछ मंत्री और नोट कर लीजिए, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर कौन थे? तो आपके कानून मंत्री, कानून मंत्री कह सकते हो, या फिर विधि मंत्री कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर ही थे, यानी भीमराव अम्बेडकर ही थे। इसके अलावा एक नाम और नोट कर लीजिए, अमृता कौर। अमृता कौर ये कौन थी? तो ये आपकी स्वास्थ्य मंत्री थी, स्वास्थ्य मंत्री रानी अमृता कौर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीबीटी का विस्तारित रूप क्या है? डीबीटी का विस्तारित रूप होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, डीबीटी का विस्तारित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहन बागान किस खेल से संबंधित है? तो मोहन बागान का संबंध है फुटबॉल से। भारत की पहली महिला कौन थी जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी? तो पहली महिला जो विश्व सुंदरी थी वो कौन थी? रीता फारिया थी, यानी मिस वर्ल्ड कौन थी? तो रीता फारिया। अब क्या आपसे पूछा है कि मिस यूनिवर्स कौन थी पहली भारतीय? मिस यूनिवर्स थी सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी। ठीक है, सुष्मिता सेन। नेक्स्ट देखिए, एकाधिकार का क्या अर्थ होता है? एकाधिकार का अर्थ होता है कि बेचने वाला सिर्फ एक ही है, यानी एकल विक्रेता एकाधिकार कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला विमान वाहक जल सेना जहाज कौन सा था? तो पहला जो विमान वाहक जल सेना जहाज था वो कौन था? आईएनएस विक्रांत। ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस विक्रांत क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध देश कौन से हैं? तो ये चाक एवं युगांडा, मलाली एवं जाम्बिया और बोत्सवाना एवं बुरुंडी, ये सारे देश क्या हैं? स्थल अवरुद्ध देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब की गई थी? जो एनएसजी की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1984 में, जब इंदिरा गांधी पे हमला हो गया था, तो उसके बाद में एनएसजी की स्थापना की गई थी। बात करें वर्तमान में इसके हेड कौन है, वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? तो एनएसजी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। दोनों का क्या है? इंटरचेंज है। यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति।
जबकि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो इनको भी राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और जो प्रधानमंत्री होते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं आपके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। और यदि आपसे पूछा है कि शपथ का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 3 में है। अनुसूची 3 में है शपथ का उल्लेख। ठीक है, ये सारे पॉइंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में स्थित है सार्क का मुख्यालय। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षेस भी कहा जाता है। दक्षेस भी कहा जाता है सार्क को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में इसका मुख्यालय। बात करें जकार्ता में किसका मुख्यालय है, तो जकार्ता में आपका आसियान का मुख्यालय है। आसियान का मुख्यालय आपका कहाँ है, तो जकार्ता में। और सिंगापुर में किसका मुख्यालय है, तो अपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, सिंगापुर में। एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा रचित है, तो ये जो सारी पुस्तकें हैं किसकी हैं, खुशवंत सिंह की हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान, इंदिरा गांधी रिटर्न्स, द कंपनी ऑफ वुमेन, ये सारी पुस्तकें किसकी हैं, तो खुशवंत सिंह की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाल लाल के नाम से लाला लाजपत राय, बाल के नाम से बाल गंगाधर तिलक और पाल के नाम से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों ही नाम किसके नाम से जाने जाते हैं, लाल बाल पाल के नाम से। इनको गर्म दल का नेता कहा जाता है। ठीक है, गर्म दल का नेता इन तीनों को कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इंजन से पावर अवयवों को शिथिल करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कौन सी है, तो क्लिच के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इंजन की पावर को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति का ऐसे ही मात्रा निम्न में से किसके समतुल्य है। देखिए शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर W अपॉन टी। यहाँ लिख लीजिए P बराबर W अपॉन टी। ठीक है, W बराबर क्या होता है, mgh अपॉन में टी। तो इसका जो मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यहाँ से निकल आएगा और यहाँ से आपका मीटर बटे में टी। तो ये आपका कुल मिला के क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की पावर, सॉरी किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर माइनस के 3। ये सेकंड की पावर बटे में चली जाएगी तो कितना बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे में सेकंड की पावर 3। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दीजिए, एम की जगह पर किलोग्राम, जी की जगह पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एच की जगह पर मीटर और टी की वैल्यू सेकंड। तो आपका बन के क्या बन जाएगा, मतलब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस के 3। नेक्स्ट देखिए, जड़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो जड़ता गुणांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखिए, किसी कंपनी पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पिंड है, ये कंपन कर रहा है, तो इधर जाएगा, फिर उसके बाद में लौट के आएगा तो इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है वो क्या कहलाती है, तो ये आपका आयाम कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, आयाम। तो आपसे यही पूछा था कि अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है, तो अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, तो आयाम ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है, यानी तारतम्य का मतलब होता है पतलापन किसमें अधिकतम होता है। तो किसकी ध्वनि सबसे पतली होती है, तो मच्छर की जो भिन्नाहट होती है वो सबसे पतली होती है इन सबकी तुलना में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसमें आयनिक बंध बनता है, तो आयनिक बंध किसमें बनता है, तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो बनता है वो किसमें बनता है, आपका KCl में बनता है, यानी पोटेशियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा होता है, तो सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सब में क्या है, हाइड्रोजन सब में पाई जाएगी। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है, तो जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है, तो आपकी नाइट्रोजन सबसे कम घुलनशील गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, तो जल को ही बोला जाता है, यानी कि पानी को ही सार्वत्रिक विलायक बोला जाता है। सार्वत्रिक विलायक का मतलब पानी में सब चीजें घुली जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो क्रायोलाइट, बॉक्साइट और फेल्डस्पायर, ये तीनों ही क्या है, एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पैरासीटामोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो पैरासीटामोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो शरीर के दर्द को निवारण करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए, सोने की बीमारी को दूर करने के लिए। तो इसके लिए तो नहीं किया जाता, बाकी ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके सही, यानी ए और बी किसमें है, जो कि आपके डी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया।
निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ठीक है। वहीं यदि दूर दृष्टि दोष को दूर करना हो तो किससे दूर करते हैं, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष होता क्या है, निकट दृष्टि दोष का क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में आपके निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। जबकि इसका उल्टा क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वाशरकोर तथा मरासमक नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो ये किसकी कमी के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है ये दोनों रोग, क्वाशरकोर और मरासमक रोग। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, यानी स्रोत सबसे बढ़िया क्या है, तो आपका सोयाबीन आता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलती है, तो सोयाबीन में मिलती है सबसे ज्यादा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। किस हार्मोन की वजह से क्या होता है, आपका जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ जाता है। तो वो हार्मोन कौन सा है, तो वो आपका एड्रिनल हार्मोन है। जो किस ग्रंथि से निकलता है, तो जो आपका निकलता है एड्रिनलिन ग्रंथि से निकलता है। एड्रिनलिन ग्रंथि से निकलता है। इस हार्मोन को और किस नाम से जानते हैं, इस हार्मोन को डडो या ओडो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। डडो या ओडो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फाइट, फ्लू और फ्लाइट, डडो या ओडो हार्मोन। इसके अलावा बात करें कि जो एस्ट्रोजन है इसको महिला हार्मोन के नाम से जाना जाता है, महिला हार्मोन के नाम से। जबकि जो पुरुष हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। जीवित जीवाश्म कौन सा है, आपका जिंको है, जो कि एक चाइना का पौधा है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि बोर्ड को इस तरह से लिखा जाए तो रीड को किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए बोर्ड को किस तरह से लिखा गया है, तो देखिए बी में जब हम 3 जोड़ेंगे तो ई मिलेगा और ओ में जब हम 3 जोड़ेंगे तो आर मिलेगा, यानी प्लस के 3 हो रहा है। तो जब आर में हम प्लस के 3 करेंगे तो 18 प्लस 3 कितना होता है, 21, यानी पहला वर्ड हमारा क्या मिलेगा, यू मिलेगा। और फिर ई और 3 5, यानी कि कितना हो जाएगा 8 किसका होगा, एच का, यानी यू एच से आपकी क्या होनी चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा भिन्न है। तो मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और कोहिमा, इन सब में भिन्न क्या है, आपका कोहिमा है, क्योंकि क्या है, राजधानी, जबकि ये तीनों क्या है, राज्य है। कोहिमा किसकी राजधानी है, तो ये नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, ठीक है। सिक्किम की राजधानी क्या है, तो गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। और मिजोरम की राजधानी क्या है, तो आइजोल। और मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, टेट का संबंध इससे है तो प्लेट का संबंध किससे होगा। तो देखिए टी प्लस 1 कितना है, यू बनेगा, और आर प्लस आर माइनस का 1 कितना बनेगा, क्यू। फिर ए प्लस बी, यानी कुल मिला क्या किया गया है, प्लस के 1 किया गया है, फिर माइनस के 1, फिर प्लस 1, फिर माइनस के 1। तो पी प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, क्यू आएगा। और एल माइनस के 1 करेंगे तो के आएगा। और ए प्लस 1 करेंगे तो बी आएगा, यानी क्यू के बी किस में है, तो देखिए 2 ऑप्शन में है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, टी माइनस के 1 करेंगे तो ऐसा आएगा, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न संख्या श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। तो इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। देखिए 81, 9 और 63। तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81, 11 का वर्ग 121, 15 का वर्ग 225। 9 का 7 गुना 63, 15 का 7 गुना 105। तो यहाँ कितना आएगा, 11 का 7 गुना 11 7 77। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 77 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना होता है। तो पहली 10 पूर्ण संख्या कौन कौन सी होंगी, पहली होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये पहली 10 पूर्ण संख्याएं होंगी। इनका योगफल कितना हो जाएगा, देखिए 0 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का योग निकाल लीजिए। तो 1 से 9 तक संख्या का योग कैसे निकालेंगे,
तो n प्राकृतिक संख्या में योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 n n प्लस 1, ठीक है, n और n प्लस 1। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेंगे हम, 9 लेंगे, ठीक है। 1/2 9 गुणा 9 प्लस 1 यानी कि 10, 2 से कटेगा ये 5 बार, 9 पंजे 45, यानी कि 0 से लेकर 9 तक की संख्या में योग कितना आ गया, 45 आ गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 45, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तीन मतलब इस संख्या का गुणनफल बताना आपको कितना आएगा। तो देखिए पॉइंट को एडजस्ट कर लीजिए बस, यहाँ पे 3 अंक हैं, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 अंकों के बाद दाईं तरफ से 6 अंकों के बाद पॉइंट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 30 है तो 1 अंक कम हो जाएगा, यानी कि दाईं तरफ से 5 अंकों के बाद में पॉइंट आना चाहिए, जो कि किस में है, यहाँ पर देखिए 2 4 5, यहाँ 5 अंकों के बाद है, लेकिन अंत में 0 है, 0 तो आएगा नहीं क्योंकि पॉइंट 0 को काट देगा, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पे कितने हैं, 2 4 5, यहाँ 5 अंकों के बाद है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 4 6, ये भी नहीं होगा, यहाँ 6 से ज़्यादा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। पॉइंट को एडजस्ट कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का मान क्या होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यदि मान लीजिए कोई तीन संख्या है a b और c दे रखी है, ठीक है, यदि तीनों संख्याओं का जोड़ यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये किसके बराबर होता है, तो ये आपका 3abc के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना जाएगा, 3abc हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब हमें दोनों तरफ क्या करना है, abc से भाग कर देना है, दोनों तरफ abc से भाग कर देना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए क्या सॉल्व करते हैं। देखिए यदि हम abc का भाग करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें ए क्यू बटे में ए बी सी प्लस यहाँ से मिल जाएगा बी क्यू बटे में ए बी सी प्लस सी क्यू बटे में ए बी सी, और ये बराबर हो जाएगा, यहाँ ए बी सी से ए बी सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। एक सी से कट जाएगा ये, तो यहाँ पे 2 बचेंगे घात है, एक बी से कट जाएगा तो यहाँ पे 2 घात बचेंगी, और एक ए से कट जाएगा तो यहाँ पे 2 घात बचेंगे। तो देखिए ऊपर बचेगा आपका ए स्क्वायर बटे में बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे में सी ए प्लस के सी स्क्वायर बटे में ए बी, किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा 3 के। तो आपसे यही पूछा था कि ये वाली जो संख्या है वो किसके बराबर होगी, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो जो दो बिंदु हैं, दो बिंदु मान लीजिए ये और ये हैं, तो इनसे सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, जो कि आपकी इस तरह से खींची जाएगी। यदि मान लीजिए कोई एक बिंदु होता, तो आपसे पूछा था कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस तरह से आप बहुत सारी रेखाएं एक बिंदु से खींच सकते हो, जबकि दो बिंदुओं से सिर्फ आप एक ही रेखा खींच सकते हो। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कमरा 30 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है, उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए फर्श का क्षेत्रफल नहीं पूछा इसने, इसने क्या पूछा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसने गलत लिखा हुआ है, मैंने इसका आंसर चेक किया था तो उसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए लंबाई आपको दे रखी है कितनी, लंबाई दे रखी है 30 मीटर प्लस चौड़ाई दे रखी है 22 मीटर गुणा ऊंचाई दे रखी है आपको 9 मीटर। इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 2 गुणा 30 और 22 कितने होते हैं, 52, और यहाँ से मिल जाएगा 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप गुणा हो जाएगा, कोष्ठक के बाहर कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है, तो 2 गुणा 52 गुणा 9, ये आपका क्या निकल के आएगा आंसर। इन दोनों गुणा कर लीजिए, इन दोनों गुणा करेंगे कितना जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि 18 गुणा 52, तो 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90 और 3 93, यानी कि 936 आपका वर्ग मीटर का निकल के आएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये आपका समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट देखिए, 9 स्क्वायर प्लस का 12 स्क्वायर किसके बराबर होता है।
9 स्क्वायर प्लस का 12 स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। यदि आपका आधार कितना है 3 है, लंब कितना है 4, तो आपका कर्ण कितना हो जाएगा 5, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है समकोण त्रिभुज में। तो आपका जो ट्रिपलेट बनता है वो कितना बनता है 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बन जाता है, यानी ये आपका आधार, ये आपका लंब और ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण। अब ये जो ट्रिपलेट निकल के आया इसमें आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो जो नई संख्या निकल के आएगी वो भी आपस में क्या होगी, वो भी आपस में ट्रिपलेट बन के आएगी, यानी उसमें भी क्या होगा कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। तो इसमें हम किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर किसके वर्ग के बराबर होगा, तो 15 के वर्ग के बराबर होगा। तो आपसे यही पूछा है कि 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग किसके वर्ग के बराबर होगा, तो 15 के वर्ग के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए किसके बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 15 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। जैसे मान लीजिए दो लगातार विषम संख्या कौन सी मान ली आपने, 3 और 5 मान ले, तो इनका मासापा बताना है वो कितना होगा। तो 3 और 5 में कुछ भी कॉमन तो है नहीं है, तो जब कुछ भी संख्या कॉमन ना हो तो वहाँ मासापा कितना होता है, वहाँ मासा होता है आपका 1 होता है। मासा कितना होता है, तो 1 वहाँ पर मासापा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक टोकरी में 20% आम खराब है, तो इस टोकरी में खराब आमों की संख्या कितनी है 35 है, तो कुल कितने आम है। 20% की संख्या दे रखी है 35, 100% की वैल्यू पूछिए आपसे। तो देखिए 20% बराबर 35, 1% बराबर यहाँ से मिल जाएगा 35 बटे में 20, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 35 बटे में 20 गुणा 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 से कटेगा 5 बार, 35 पंजे कितने होते हैं 175। तो आमों की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल 175। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 150 रुपये में बेचकर अपने विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ कमाया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ था, लागत नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा विक्रय मूल्य होगा। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 150 रुपये में बेचकर अपने विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ कमाया। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए कितना लाभ कमाया 1/6 लाभ कमाया। इस 1/6 का मतलब क्या है, ये 1/6 किसका है विक्रय मूल्य का, यानी यदि आपका विक्रय मूल्य 6 रुपये है तो आपने 1 रुपये लाभ कमाया। तो देखिए 1 रुपये का लाभ कमाया, 6 रुपये में बेची है, तो खरीदी कितने में होगी, 6 माइनस का 1 यानी कि 5 रुपये में खरीदी होगी। ठीक है, 6 रुपये में बेची है, 1 का लाभ कमाया तो मतलब 5 रुपये में खरीदी होगी। तो 5 की वैल्यू पूछिए आपको, 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 की वैल्यू दे रखी है 150, विक्रय मूल्य दे रखा है आपको 150, तो 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 150, तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 150 बटे में 6, 5 की वैल्यू पूछिए, 5 क्या है हमारा क्रय मूल्य, तो गुणा कर देंगे 5 से, 6 से कटेगा 25 बार, 25 पंजे 125, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया 125। नेक्स्ट देखिए, 8 संख्या का औसत 14 है, इनमें 6 संख्या का औसत कितना है 16, तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए औसत वाला सवाल है, आप खुद करके बताइए इसका राइट आंसर कितना होगा। राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका राइट आंसर कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि अंडरूट 24 की वैल्यू दे रखी है इतनी, तो अंडरूट में 8/3 का मान कितना होगा। देखिए अंडरूट में 8/3 दे रखा है, इसका मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ऊपर कितना बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा अंडरूट में 24, नीचे बन जाएगा 9। ठीक है, तो ऊपर बचेगा अंडरूट में 24, नीचे बचेगा अंडरूट में 9, तो 9 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, तो ऊपर तो रहेगा अंडरूट में 24 और 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3। और अंडरूट 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है, अंडरूट 24 की वैल्यू दे रखी है 4.899 और टाइम कितना रहेगा 3, जब 3 का भाग इसमें करेंगे कितना आ जाएगा ये आंसर 1.633, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 21,600 का 16 सही 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए ब्याज निकाल लेते हैं इसका। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कि ए बराबर पे इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है, ये क्या है, इसमें मिश्रधन है, पी मूलधन है, आर दर है और एन समय है। तो देखिए ब्याज कैसे निकालेंगे, यदि हम क्या कर लें मिश्रधन निकाल लें, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा के हम क्या कर सकते हैं ब्याज निकाल सकते हैं। तो देखिए मूलधन दे रखा है आपको 21,600, ये बराबर हो जाएगा 21,600 गुणा 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 16 से 2/3,
16/2/3 का मतलब 16×3 48 50/3 गुणा में आ जाएगा 100 बट गुणा पावर कितनी है 3, तो यहाँ रख दीजिए। ठीक है, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 यानी 1/6, 216 00 और ये हो जाएगा 1 + 1/6 की पावर 3। ठीक है, 2 को यहाँ रख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 216 00 और ये हो जाएगा 6 कम 6 और 1 7, 7/6 की पावर 3। क्लियर, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 216 00 7 की पावर 3 कितना होता है 343 और 6 की पावर 3 कितना होता है 216। 216 से कटेगा आपका ये 100 बार। क्लियर, 100 का गुणा 343 में करेंगे कितना आ जाएगा 34,300 आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका मिश्रण निकल के आ जाएगा। आपसे ब्याज पूछिए तो ब्याज कैसे निकालते हैं, तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्रण माइनस के मूलधन। तो मिश्रण दे रखा है आपको, मिश्रण आपका निकल के आ गया 34,300 और मूलधन दे रखा था आपका 21,600। तो ब्याज कितनी निकल के आ जाएगी 00 और 13 में से 6 गए तो 7 और ये आपका 2700 और यहाँ से आ जाएगा आपका 1 यानी कि 12,700 आपकी क्या निकल के आ जाएगी ब्याज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धातु में तांबा और जस्ता 9:4 के अनुपात में दे रखे हैं। 27 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जस्ता पिघलाना पड़ेगा। देखिए क्या सॉल्व करते हैं। देखिए तांबा और जस्ता का अनुपात दे रखा है 9:4। आपसे बोला कि तांबा कितना पिघलाना है, 27 किलोग्राम तांबा पिघलाना है। ठीक है, 27 किलोग्राम तांबा पिघलाना है। 9 की वैल्यू दे रखी है 27, आपसे पूछा है 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो 9 का कितना गुना है 3 गुना, तो 4 का कितना गुना आएगा यहाँ पे 3 गुना, 4 तिया 12। तो जस्ता कितना पिघलाना पड़ेगा, तो आपको 12 किलोग्राम जस्ता पिघलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि एक तैराक धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा अगर धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सके तो शांत जल में उसका वेग क्या होगा। तो तैराक की चाल पूछिए, तो तैराक की चाल कैसे निकालते हैं। तैराक की चाल बराबर होता है धारा की दिशा में चाल 6 प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल 2/2। 6 और 2 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तैराक की चाल निकल के आएगी, वो कितनी निकल के आएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये था आज का प्रैक्टिस सेट। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।